हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे श्रीराम प्रॉपर्टीज के आईपीओ का, जो कि ओपन होने वाला है 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, जिससे क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि इस पर हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों किसी भी कंपनी की हम डिटेल्स वगैरह जान लेते हैं तो हम खुद भी अंदाजा लगा पाते हैं कि उसका फ्यूचर वगैरह कैसा रहेगा, वो प्रेजेंट में कैसा काम कर रही है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, मतलब साल दर साल कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा जनरेट कर रही है, मतलब ये लॉस मेकिंग कंपनी है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। और दोस्तों अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या लिस्टिंग गेन्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों उसका जो आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक डिमांड स्टार्ट नहीं हुई है। कारण ये है कि एक साथ काफी सारे आईपीओ आ गए हैं, तो अभी इसकी जो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड स्टार्ट नहीं हुई है। लगभग इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम रह सकता है 15 से लेकर 20% तक। और दोस्तों इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर मैं अपडेट आपको देता रहूंगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फिर दोस्तों बात करें कंपनी की डिटेल्स के बारे में। जो श्रीराम प्रॉपर्टीज है वो श्रीराम ग्रुप का एक पार्ट है। श्रीराम ग्रुप बहुत जाना माना नाम है। श्रीराम इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, श्रीराम फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है, तो उसी का ही एक पार्ट है श्रीराम प्रॉपर्टीज। दोस्तों श्रीराम प्रॉपर्टीज जो है लीडिंग रियल एस्टेट रेजिडेंशियल कंपनी है। रियल एस्टेट रेजिडेंशियल मतलब जो रहने के लिए फ्लैट होते हैं, विलाज होते हैं, उसके अलावा प्लॉटिंग्स वगैरह जो काटते हैं, उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है साउथ इंडिया के अंदर। और इसका जो मेन फोकस है मिडिल क्लास और अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के अंदर। और ये साउथ इंडिया के अंदर टॉप 5 रियल एस्टेट कंपनी इसके अंदर आती है। और इसका जो बिजनेस है वो बेंगलुरु चेन्नई में सबसे ज्यादा है। और इसके अलावा कोयम्बटूर, वाइजैक, कोलकाता जैसी जो टियर 1 सिटीज है उसके अंदर इसका बिजनेस है। और सितंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ये 29 मतलब 29 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, जिसके अंदर जो 24 प्रोजेक्ट हैं बेंगलुरु और चेन्नई के अंदर, और 35 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं। और जिसके अंदर अभी तक इसके पास 46.72 मिलियन स्क्वायर फीट जो है सेल करने के लिए है। तो दोस्तों ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। मतलब ये फ्लैट वगैरह है, विलाज है, इसके अलावा प्लॉटिंग्स वगैरह काटनी है, ऑफिशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, तो उन सभी का ये काम करती है। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों की डिमांड अभी भी है और फ्यूचर के अंदर भी अच्छी ही रहने वाली है। मतलब फ्लैट है, विलाज है, प्रॉपर्टी वगैरह है, इन चीजों की डिमांड हमेशा ही रहने वाली है। और दोस्तों कोई भी बिल्डिंग है वो पुरानी हो जाए तो भी उसको गिरा के वापस बनाना पड़ता है। कोई भी मकान होता है, मतलब आरसीसी वाला आजकल जो भी मकान होता है उसकी उम्र अब देखी जाए तो 40 से 50 साल होती है। तो इसकी जो डिमांड है हमेशा ही रहने वाली है। तो इस सेक्टर का जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा ही है। तो दोस्तों इस सेक्टर का तो फ्यूचर अच्छा है, पर दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली अभी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, और बाकी दोस्तों जो इसकी कंपटीटर कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, मतलब ये साल दर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है। दोस्तों 2019 से लेकर 2021 तक बात करें तो टोटल एसेट्स है वो स्टेबल है, मतलब ना ज्यादा बढ़े हैं ना ज्यादा घटे हैं, स्टेबल है। और दोस्तों बात करें रेवेन्यू की तो 2019 से लेकर 2021 तक जो इसका रेवेन्यू है वो लगातार घट रहा है, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट भी इस पर हो सकता है। और दोस्तों टैक्स वगैरह काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है तो 2019 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है 48.7 करोड़ रुपए का, और 2020 के अंदर ये कंपनी घाटे के अंदर आ गई, 86.3 करोड़ रुपए के घाटे के अंदर है। और 2021 के अंदर जो इसका घाटा है 68.1 करोड़ रुपए का, और सितंबर 2020 तक इसका जो घाटा है लगभग 60 करोड़ रुपए का। तो मतलब लगभग 6 महीने के अंदर 60 करोड़ रुपए का घाटा है। तो लगभग हम मान लेते हैं साल के अंदर 100 से लेकर 120 करोड़ रुपए तक का घाटा हो सकता है। दोस्तों इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो ये इसके लिए एक नेगेटिव बात हो जाती है। बाकी दोस्तों इसके साथ हमें फ्यूचर में जाने के लिए हमें इसके अगले फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, मतलब ये अगले फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। दोस्तों ये कंपनी 2 साल से लॉस मेकिंग है, इस कारण इसका जो रिटेल कोटा रखा गया है 10% का। और दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर की बात करें तो मतलब इसके जैसी जो कंपनियां लिस्टेड है जिसके अंदर शोभा लिमिटेड है, वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब वो कंपनी अभी तक प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फिर दोस्तों बात करें प्रेस्टीज रियल एस्टेट की तो वो कंपनी भी अभी प्रॉफिट के अंदर चल रही है। फिर दोस्तों जो रियल एस्टेट वाला ओबेरॉय ग्रुप है वो भी कंपनी प्रॉफिट के अंदर चल रही है। और जो गोदरेज प्रॉपर्टी है वो इस साल लॉस के अंदर है। बाकी सारी जो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इस कंपनी से काफी अच्छा चल रहा है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखने जैसी है। तो दोस्तों इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी पुअर चल रहा है, और इसके अलावा जो इसकी पीयर कंपटीटर कंपनियां हैं उनसे भी इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी पुअर चल रहा है। वो कंपनियां भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं। अब दोस्तों बात करें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो ये आईपीओ ओपन होगा 8 दिसंबर को, इसकी जो क्लोजिंग डेट है 10 दिसंबर को। और दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 113 रुपए से लेकर 118 रुपए के बीच में, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इस आईपीओ के अंदर। और दोस्तों एक लॉट के अंदर 125 शेयर होंगे, जिसके अंदर हमें 14,750 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख के अंदर में।
और दोस्तों BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगा। ये टोटल 600 करोड़ रुपए का IPO है, मतलब इश्यू साइज है 600 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 250 करोड़ रुपए के, और जो ऑफर फॉर सेल के अंदर जो शेयर होंगे 350 करोड़ रुपए के। तो दोस्तों इस IPO के अंदर मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है, इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है बहुत ही रीजनेबल है, और इसके अलावा जो इसका इश्यू साइज है उसके अंदर फ्रेश इश्यू शेयर भी काफी अच्छे हैं। तो इस कंपनी के लिए ये मुझे सबसे पॉजिटिव बात लगी। फिर दोस्तों बात करें इसकी टाइम टेबल की, तो इसका अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 15 दिसंबर को, और अगर हमारे IPO अलॉट नहीं होता तो जो हम पैसे रिफंड होंगे लगभग 16 दिसंबर को, और अगर हमारे IPO अलॉट हो जाता है तो शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 17 दिसंबर को, और इस IPO की लिस्टिंग डेट है 20 दिसंबर को, मतलब 20 दिसंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसका अलॉटमेंट स्टेटस हम की फिनटेक की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं इस IPO के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर कैसा है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो जिस सेक्टर के अंदर काम करती है वो काफी डिमांडिंग सेक्टर है, फ्यूचर के अंदर भी काफी डिमांडिंग है और प्रेजेंट के अंदर भी काफी डिमांडिंग सेक्टर है। तो इन चीजों की डिमांड तो हमेशा ही रहने वाली है और खत्म भी नहीं होती है। पर तो सेक्टर बहुत डिमांडिंग है, पर दोस्तों इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन काफी कमजोर चल रही है, जो इसके पीयर कंपीटिटर्स है उनसे भी कमजोर चल रहा है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन में। तो ये इस कंपनी के लिए मुझे बहुत नेगेटिव बात लगी। हालांकि दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड और इश्यू साइज वगैरह बहुत अट्रैक्टिव है, और दोस्तों अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है तो मैं इसके अगले फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह देखूंगा, मतलब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह सुधरते हैं उसके बाद मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहूंगा। पर अभी दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसके साथ जाना जल्दबाजी होगी। तो इसके बजाय मुझे रियल एस्टेट सेक्टर के अगर शेयर खरीदने हैं तो मैं इससे अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदूंगा जो कि अभी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग चल रही है। बाकी दोस्तों मुझे इसके बिजनेस में कोई कमी नहीं लग रही है, पर दोस्तों इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफी मैटर करते हैं। और अगर दोस्तों ऐसा हो कि कोविड का इंपैक्ट हुआ है तो सारी कंपनियों पर होना चाहिए, पर काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी प्रॉफिट के अंदर चल रही है, जैसे शोभा लिमिटेड है, ओबेरॉय है, प्रेस्टीज रियल एस्टेट है। तो ये सारी कंपनियां अभी प्रॉफिट के अंदर चल रही है और ये कंपनी पिछले 2 साल से लॉस के अंदर है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर दोस्तों बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो अभी दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि काफी सारे IPOs एक साथ ज्यादा आ रहे हैं और हो सकता है इसका 15 से 20% तक का हो ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और बाकी दोस्तों मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि इसकी ग्रे मार्केट के प्रीमियम में कितना चेंजेस आया है। मतलब अभी 8 दिसंबर को ये IPO ओपन होगा, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बाकी दोस्तों मुझे लगता है अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है तो हमें डे 1 और डे 2 के सब्सक्रिप्शन वगैरह देखने पड़ेंगे, और उसके अलावा ग्रे मार्केट का प्रीमियम का अपडेट हमें देखना पड़ेगा, जिसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है अप्लाई करने के लिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हमें डे 1 और डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस वगैरह देख के अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद क्या आप इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये कंपनी आपको कैसी नजर आ रही है, मतलब ये इन फ्यूचर कैसी कंपनी हो सकती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।